दिया था, राइट? ठीक है, यस मैम। एक दो छोटी मोटी रिएक्शन रह गई थी, इसको कंप्लीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है? और फिर मंडे से फाइनली स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? जीओसी आयुपेक नेमिंग चलेगा कुछ दिन, तो पहले 3 दिन आपका आयुपेक नेमिंग चलेगा, ठीक है? तो करते हैं फिर इसको स्टार्ट। देखो ग्रुप 14 में भी अपने को वही चीज पढ़नी है, लाइक उसके ट्रेंड्स हमें पढ़ने हैं, एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड, आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है ना, इलेक्ट्रॉन आपका उसका क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ट्रेंड होता है, एनोमलस बिहेवियर क्या होगा, वही सेम चीज बोरोन फैमिली वाली हमें कार्बन फैमिली में भी डिस्कस करनी है। एंड द गुड पार्ट इज कि जितना ग्रुप 13 मैंने पढ़ाया उससे आधा है ग्रुप नंबर 14, तो इसीलिए वो आज ही निपट जाएगा, बट उससे पहले हमें कुछ क्वेश्चंस करने की जरूरत है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, आप लोगों को मुझे बताना है कि ये सोल्व कैसे होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, इसको ट्राई करो करने का। Everyone, please try to solve this. Saloni, Alia, Lavkush, Munish, and try to join 5 minutes early. पूर्वा नहीं आई ना आज? Yes. Is first statement is true क्या? Is first statement true? Group 13 trivalent halides get easily hydrolyzed by water due to their covalent nature. Yes or no? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। ठीक है, क्योंकि जैसे अगर मान लो मैं बोरोन का एग्जांपल ले लूं, तो बोरोन आपको दिख ही रहा है 3 बॉन्ड बना रहा है, तो इट हैज वेकेंट ऑर्बिटल, तो वो एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, वाटर से लोन पेयर ऑक्सीजन से, तो वहां पे वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा। दिस इज ट्रू। एंड सेकेंड वन इज AlCl3 अपॉन हाइड्रोलिसिस एन एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्या ये ठीक है? जिसने कल क्लास अटेंड की थी, मैंने ये कराया था आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, कितना रिवाइज किया मालूम नहीं मेरे को, 20 मिनट ही देने थे बस। आलिया करेक्ट है क्या स्टेटमेंट सेकंड? सौरभ आप बताओ। मैम सेकंड ट्रू है। वेरी गुड, ट्रू है। एल्यूमिनियम की जो हाइब्रिडाइजेशन होनी है sp3d2 होती है यहाँ पे, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, ठीक है? एनसीईआरटी पढ़ा करो। आगे चले, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। 2 स्टेटमेंट दी हुई है, असर्शन और रीजन। असर्शन बोल रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट बोरोन का इज अनयूजुअली हाई इन ग्रुप 13 एलिमेंट। ट्रू है क्या? पूर्वा, जानवी? यस मैम ट्रू है। मैम फर्स्ट तो ट्रू है। वेरी गुड। और सॉलिड बोरोन हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलिन लैटिस। ये भी ठीक है, तभी तो होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट। Yes, यस मैम सही है ये। दोनों ही सही है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है? आज Yes, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी दिए हैं इस चैप्टर के, पूरे 13 और 14 को मिला के अराउंड होंगे, शायद 15 से 20 होंगे, लेकिन वो आज मत करना या कल मत करना, आराम से मंडे को कर लेना, पहले अपना टेस्ट दे लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि फिर उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा आपका, ठीक है? चलो, अब हमारा एक पेंडिंग था स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। तो स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन क्या होता है याद करो, मैंने तुम्हें Al2Cl6 का स्ट्रक्चर बताया था, है ना? जो AlCl3 है उसके पास क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ठीक है, तो वहां पे वो डाइमर बनाता है टू अचीव स्टेबिलिटी। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे ही जो अपना BH3 होता है, देखो अगर ध्यान से देखोगे तो BH3 क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, ठीक है? तो यहाँ पे भी ये क्या करता है? ये डाइमर में चेंज हो जाता है, B2H6 डाइमर, मतलब 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहे हैं, ठीक है? अब इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है?
वो मैं बताती हूँ, आ जाओ। इसको मत देखना एनसीईआरटी वाले को, पहले आप ये देखिए कि बना कैसे है। एक तो आपको ये मालूम होना चाहिए Al2Cl6 का जो मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बताया था, दैट वाज योर 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड था उसमें, जो ब्रिजिंग वाले बॉन्ड थे। यहाँ पे क्या होता है, आइए देखो, यहाँ पे आपके पास बोरोन, इस तरीके से मैं यहाँ पे हाइड्रोजन लगा रही हूँ, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, आप सबको पता है हाइड्रोजन के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 1। देखो बोरोन के पास कितने होते हैं अरीशा? Ma'am, what? Can you repeat? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरोन, Ma'am, 3. यस 3। ठीक है, चलिए। Yes, तो ma'am. यहाँ पे होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आप सबको दिख रहा है कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसको अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक और चाहिए, तो ये क्या करता है, बोरोन से ले लेता है, देखो। और ये भी एक बोरोन से ले लेता है हाइड्रोजन, ठीक है। सेम यहाँ पे भी ये वाला हाइड्रोजन भी बोरोन से ले लेता है, ये वाला भी हाइड्रोजन बोरोन से ले लेता है। तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन। तो हाउ मेनी टर्मिनल हाइड्रोजन एटम इन B2H6? देयर आर 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है मेरा बेटा। और Yes, यहाँ ma'am. पे ये कौन सा है, ये है 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। हाउ 2 सेंटर? बिकॉज देखो ना, बोरोन और हाइड्रोजन 2 न्यूक्लियस सेंटर हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन, दिस इज 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो यहाँ पे 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 4 ही क्या होते हैं हमारे पास, 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं, ठीक है जी। Yes, ma'am. चलिए, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे बोरोन के पास एक इलेक्ट्रॉन बचा है, यहाँ पे भी बोरोन के पास एक इलेक्ट्रॉन बचा है, हाइड्रोजन के पास एक एक है। अब करे तो करे क्या, अब करे तो करे क्या? तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, अगर तुम ध्यान से देखोगे, जो यहाँ पे इधर देखो, बोरोन के पास टोटल कितने हुए, 1 2 3 4, मान लो ये एक इसने ले लिया इससे, ठीक है। तो 6 हो गए ना इसके पास, ठीक है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. कमी है, मान लो ये वाला बोरोन है, इसने भी एक इससे ले ली, इसके पास भी 6 होगा, इसके पास भी कमी है, ठीक है। Yes, ma'am. तो अब क्या होता है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की तो कमी है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये क्या कर लेते हैं, ओवरलैपिंग हो जाती है, देखो इस तरीके से। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा मैं बीच में दिखाऊंगी, एक सेकेंड। इस तरीके से यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं, देखो इधर, यहाँ पे 3 सेंटर है, इधर देखो 1 2 3, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, 2. ठीक है। सेम यहाँ पे भी यही होता है, इधर देखो, यहाँ पे भी क्या होगा, ये इसके साथ शेयर कर लेगा। इसको भी मैं थोड़ा सा ऐसे दिखा देती हूँ, ऐसे। ये भी इलेक्ट्रॉन ले लो, थ्री सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नीचे भी क्या है, 3 सेंटर है, 1 2 3 और 2 ही इलेक्ट्रॉन है, ऊपर भी ऐसे ही है, 3 सेंटर है और 2 इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है। इसको मैं ऐसे दिखा सकती हूँ, देखो ध्यान से, देखो सारे बच्चे ध्यान से एक बार, देखो ऐसे दिखाते हैं हम इसको,
और नीचे ऐसे। ठीक है, ये अपना, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको ही हम बनाना बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बनाना। Banana bond. ठीक है, और ये भी B2H6 इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, क्योंकि देखो ना एक इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही है ना, क्योंकि 3 सेंटर है लेकिन 2 ही इलेक्ट्रॉन है। मैम अगर इलेक्ट्रॉन नहीं भी होंगे तो भी सेंटर होंगे, देखो 3 सेंटर होंगे, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर आपके देखो इसमें 3 सेंटर है, एक तो बोरोन का, एक अपना हाइड्रोजन हो गया, एक बोरोन हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ कितने हैं पार्टिसिपेट जो करे, 2 ही हैं। यहाँ पे भी बोरोन, एक हाइड्रोजन और एक बोरोन, सेंटर तो 3 है लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 ही हैं। तो B2H6 भी क्या है तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही है। याद करो एक Okay, बहुत पहले सवाल था मैंने तुम्हें, वहां पे तुम्हारे डीपीवी में था इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो मैंने कहा था B2H6 है, बट इसका स्ट्रक्चर तुम वहां सीखोगे, कहाँ पे, पी ब्लॉक में सीखोगे। तो यही है वो स्ट्रक्चर जो मैंने तुम लोगों को बताना था कि यहाँ पे B2H6 में क्या होता है, बनाना बोन होता है, बनाना बोन। yes ma'am. और जो यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, देखो ये क्या बोल रहे हैं, देखो एक बार इसको, यहाँ पे ये बोल रहे हैं द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन इज शोन इन फिगर। ये आपको एनसीईआरटी में इस तरीके से दे रखा है स्ट्रक्चर। वो कह रहे हैं 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम है, 4 टर्मिनल पता चल गए ये वाले, और 2 बोरोन एटम, ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है, अच्छा जी। उसके अलावा अबाव एंड बिलो दिस प्लेन देयर आर 2 ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम, एक ये वाला और एक ये वाला। ये क्या अपने ऊपर एक अबाव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन है, कौन से, 2 ब्रिजिंग हाइड्रोजन। क्लियर है? और जो वो Yes, कह रहे हैं कि ma'am. जो Yes. के 4 टर्मिनल BH है बोन्ड, वो अपने रेगुलर जैसे कोवलेंट बोन्ड बनता है शेयरिंग से, वैसे ही बन रहा है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बोन्ड। लेकिन जो ये वाइल द 2 BHB बोन्ड, जो ये मैंने दिखाया आपको BHB बोन्ड, ये वाला BHB बोन्ड, ये क्या है यहाँ पे आपके डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या क्या जरूरी चीजें ध्यान रखनी है, इधर देखो। एक तो आपको ये ध्यान रखना है जो आपके ब्रिजिंग बॉन्ड है, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो इनकी बॉन्ड लेंथ 134 पिकोमीटर है, जबकि जो ये नॉर्मल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है 119 पिकोमीटर है। यानी कि जो आपके ब्रिजिंग बॉन्ड्स हैं वो लोंगर हो गए आपके 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाले, या मैं बोलूं नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड जो बन रहा है उससे। Yes ma'am. Yes, तो ma'am. एक चीज ये ध्यान रखनी है, और इनके एंगल भी डिफरेंट है। अगर तुम जो ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना है तो BHB का एंगल है 120 डिग्री यहाँ पे, और जबकि यहाँ पे देखो कितना है 97 डिग्री। 97 degree. तो यानी Yes ma'am. आप लोगों को क्या ध्यान रखना है मैं बता देती हूँ इसमें। पहला तो ये ध्यान रखना है कि कितने 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं, तो 2 होते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 4 क्या होते हैं, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं। 2 ये चीजें ध्यान रखनी है। तीसरी चीज ये ध्यान रखनी है, लिख लो, मेरे पास स्पेस नहीं है, जो ब्रिजिंग बॉन्ड्स होते हैं वो लोंगर होते हैं आपके 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन से। उसके अलावा जो ब्रिजिंग बॉन्ड के बीच में जो BHB एंगल है, ध्यान से सुनना, BHB एंगल है वो आपका कम होता है, BHB जो कि आपका यहाँ पे 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन रहे हैं। 4 टर्मिनल होते हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मालूम होनी चाहिए डाइबोरेन के स्ट्रक्चर के बारे में। और आपको क्या ध्यान रखना है, जो ये 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम है और जो ये 2 बोरोन है वो सेम प्लेन में है, लेकिन जो ब्रिजिंग वाले हैं वो सेम प्लेन में नहीं है, एक अबव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन है। Okay ma'am. ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आया आप लोगों को, ये कच्चड़ पच्चड़ हो Yes, गया। ma'am. ठीक है, तो बेसिकली किया क्या था इसने, देखो इन्होंने क्या किया था, यहाँ तक तो सबको क्लियर है। बाद में क्या किया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था तो इसने क्या किया, इसके साथ ओवरलैपिंग कर लिया हाइड्रोजन के साथ, और इसकी जो वैकेंट ऑर्बिटल थी वो भी इसके साथ ओवरलैपिंग कर गई। मतलब 3 बंदे हैं लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन है बस। ठीक है, ऐसे ही इस बोरोन के पास जो इलेक्ट्रॉन है इसने इससे ले लिया, और जो इसके पास खाली ऑर्बिटल है इसने भी इसके साथ क्या कर लिया, शेयर कर लिया। ठीक है, तो इसमें भी वही है, लेने वाले 3 हैं लेकिन सिर्फ हैं कितने, 2 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं,
ये यहाँ पे 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन हम इसको बोलते हैं। ठीक है जी, हो गया। Yes, ma'am. बस ये आपको Yes, करना, ma'am. ठीक है। ओके, दोबारा समझाना है तो बताओ, यहाँ पे मैं दोबारा बना देती हूँ, जल्दी बताओ, बनाना है यस दोबारा? मैम। हाँ मैम या नो मैम? यस मैम दोबारा एक। चलो यस मैम दोबारा। चलो ठीक है, एक बार तुम बनाओ फटाफट अपनी नोटबुक में कैसे बना रहे हो, फिर मैं बनाती हूँ। चलो फटाफट, फिर मैं यहाँ पे बनाती हूँ। चलो बताओ, चलो जल्दी बनाओ। बोरोन बनाओ, Ma'am, हाइड्रोजन, done. वेरी गुड। यहाँ पे हाइड्रोजन बनाओ, यहाँ पे हाइड्रोजन बनाओ, मैम डन। वेरी गुड। इसके 3 इलेक्ट्रॉन दिखाओ। Ma'am, done. बहुत बढ़िया। इसके दिखाओ, इसका एक एक दिखा दो, इसका भी, ठीक है। इसका एक एक, इसका एक एक, ठीक है। ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इनका तो कोई मसला ही नहीं है। मसले हैं बेचारे इनके पास, है ना, मसला है बेचारा इनके पास। तो ये कहता यार मेरे पास तो, मैं तो एक तेरे से ले लेता हूँ, मैं तो एक तेरे से ले लेता हूँ। ठीक है, Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ओके। तो ये बोरोन, ये वाला बोरोन क्या कहता है भाई, मैं भी ओवरलैपिंग कर लेता हूँ, चलो। और ये कहता है इसको थोड़ा सा ऐसे बना लो, यहाँ पे बना लो भाई, बन जा। दिख रहा है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, सेम यहाँ पे भी ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन चुका है। ये ध्यान से सुनना, ये बोरोन की वेकेंट वाली ऑर्बिटल sp2, ठीक है, हो गया। Yes, ma'am. ठीक है, और यहाँ पे भी सेम क्या बनेगा, इसी तरीके से बनेगा। हाँ बोलो बेटा। मैम वो जो एक बोरॉन है लेफ्ट वाला, उसका और हाइड्रोजन का उसके में मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे शो हो रहा है? ये वाले बोल रहे हो, ये जो मैंने व्हाइट उससे दिखाए हैं डॉट से, यस मैम। ये वाला? यस मैम। देखो इसमें एक तो हाइड्रोजन का ही है, ठीक है, एक तो हाइड्रोजन का ही है, एक इसका भी होगा ना, क्योंकि बोरोन के अपने पास क्या होता है 1s2 2s2 2p1 होता है ना। यस मैम। तो एक ये रहा, जिसको मैं यहाँ पे इस तरीके से दिखा रही हूँ ताकि समझ में आया। तो एक और तो इसके ऐसे साथ बना ले, और ये खाली है। इस वाले बोरोन का ये है 2p1 वाला, ठीक है, जो इसके साथ ओवरलैप करेगा, और इसकी यस खाली मैम। ऑर्बिटल ओवरलैप करेगी, और ये यस हाइड्रोजन मैम। दोनों ही शेयर कर लेगा। तो इस तरीके से बनता है आप लोगों का बनाना बॉन्ड 3 सेंटर ओके मैम। हो जाएगा। चलिए, यस मैम। Yes, ma'am. उसके बाद है प्रिपरेशन एंड रिएक्शन ऑफ डाइबोरेन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बहुत ही रेयर चांसेस है पेपर में आएगा, बट एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग, क्योंकि डाइबोरेन इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है इसकी प्रिपरेशन भी पूछ ले। तो बेटा प्रिपरेशन क्या है, मतलब कैसे बनाओगे इसको। तो सिंपलेस्ट बोरोन हाइड्रेट नोन इज डाइबोरेन, सबसे सिंपलेस्ट यही है अपने पास, डाइबोरेन बोरोन हाइड्राइड। इट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग बोरोन ट्राइफ्लोराइड विद एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आपके पास BF3 लेना होगा आप लोगों को, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेना होगा। इसी को जब आप रिएक्शन कराओगे तो आपको यहाँ से क्या मिलने वाला है, B2H6 मिलने वाला है, देखो इधर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, लिथियम फ्लोराइड के साथ कंबाइन होने वाला है, और एल्यूमिनियम भी फ्लोरीन के साथ। इसकी बैलेंसिंग कोई जरूरत नहीं है करने की, सिर्फ ऐसे ना अगर थोड़ा थोड़ा रीड भी कर लोगे ना कि हाउ टू प्रिपेयर डाइबोरेन, बस इतना ही बहुत है कि बोरोन टेट्राफ्लोराइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज करके इसमें जो सॉल्वेंट यूज होता है वो हमारा डाई इथाइल ईथर यूज होता है, अगर तुमने सुना होगा थोड़ा ऑर्गेनिक में।
ठीक है, तो उसमें ये यूज होता है। फिर बोल रहे एक कन्वीनियंट लेबोरेटरी मेथड, ये बेटा ऐसे याद करना पड़ेगा तुम लोगों को। एक कन्वीनियंट लेबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन इन्वॉल्व द ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हो अगर बनाना है तो। अगर तुम सोडियम बोरोहाइड्राइड को लेते हो आयोडीन के साथ, तो भी आप वहां पे B2H6 बना सकते हो। सोडियम जो है आयोडीन के साथ चला जाएगा और H2 गैस यहाँ पे लिबरेट होगी। ठीक है, और कैसे बना सकते हो? अगर मान लो तुम्हें इंडस्ट्रियल स्केल पे बनाना है तो BF3 की रिएक्शन करा सकते हो तुम। NaH इज योर सोडियम हाइड्राइड, यहां से भी क्या होगा, NaF बाहर निकल जाएगा और B2H6 तुम्हारा प्रिपेयर हो जाएगा। बैलेंसिंग तुम्हें नहीं करनी है इसमें। इवन रिएक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम छोड़ भी सकते हो। ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, डाइबोरेन क्या है, कलरलेस हाईली टॉक्सिक गैस है। ये थोड़ा सा याद रखना कि डाइबोरेन हाईली टॉक्सिक गैस है। ठीक है, डाइबोरेन कैचेस फायर स्पॉन्टेनियसली अपॉन थोड़ी देर इसको मॉइस्चर में रख दिया तो भाई साहब ये फायर कैच कर लेगी। फिर वो कह रहे हैं देखो इधर, और ये वाली जो रिएक्शन होती है हाईली एक्सोथर्मिक होती है। क्यों? फायर कैच कर रही है तो हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज वाई ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। इस पे यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख लो। क्या हुआ है, जो डाइबोरेन की रिएक्शन अगर आपने एयर की प्रेजेंस में कराया ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, B2O3 मिल रहा है, बोरिक ऑक्साइड मिल रहा है और साथ में वाटर भी निकल रहा है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो O2 के साथ इंपॉर्टेंट है, एक पानी के साथ इंपॉर्टेंट है। पानी के साथ क्या बनेगा, पानी के साथ बनेगा ऑर्थोबोरिक एसिड। ये दो रिएक्शन मेरे सभी बच्चों को पता होनी चाहिए। ये दोनों रिएक्शन आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। ठीक है, फिर से मैं बोल रही हूं, अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, डेल्टा H नेगेटिव है, B2O3 बनेगा, सीधी सी बात है। अगर तुम्हारा वाटर के साथ करा रहे हो तो वाटर के साथ क्या बनेगा तुम्हारा, वही हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी इसमें और आपको ऑर्थोबोरिक एसिड इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दो ध्यान रखनी है। उसके अलावा इसको हटा रही हूं मैं क्योंकि यहाँ पे मेरे को स्पेस चाहिए लिखने के लिए। उसके बाद बेटा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बोली हुई है, जो डाइबोरेन है ना आपका, डाइबोरेन वो अंडरगोज, मतलब वो क्लीवेज रिएक्शन भी करती है। मतलब कहने का मतलब है, जैसे ये आपका डाइबोरेन है, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, दिस इज योर डाइबोरेन। ठीक है, अगर आप इसकी मान लो रिएक्शन कराते हो ट्राइमिथाइल अमीन के साथ, दिस इज ट्राइमिथाइल अमीन। एमी को आप मिथाइल लिखते हैं, अगर थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक में पढ़ा है ना, मिथाइल, इथाइल, मिथाइल प्रोपाइल। तो ये क्या करते हैं यहाँ पे, जब आप ट्राइमिथाइल अमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है मेरा बेटा, यहाँ पे क्लीवेज होती है। और क्लीवेज किस तरीके से होती है, यहाँ पे सिमेट्रिकल क्लीवेज होती है। कैसे? इस तरीके से, देखो दिख रही है, BH3 की यूनिट अलग हो गई है, देखो डॉट NME3। क्लियर है? यस मैम। और ऐसे CO के साथ कराओगे तो वो इस तरह से बन जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुई है, सिमेट्रिकल क्लीवेज हुई है और एडक्ट बना लिया। एडक्ट क्या होता है, याद है मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताया था, जो आपका BF3 और बीच में वो एडक्ट की फॉर्मेशन। तो ये भी तो यही कर रहा है। BH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और CO में क्या है, देने के लिए इलेक्ट्रॉन है। सेम यहाँ पे भी नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है देने के लिए, तो वो एडक्ट बना रहा है। तो वही बोल रहा है कि जो डाइबोरेन अंडरगोज क्लीवेज रिएक्शन विद लुईस बेस, दिस इज लुईस बेस, इनके पास इलेक्ट्रॉन है देने के लिए, तो वो क्या बना रहे हैं, बोरेन एडक्ट बना रहे हैं। दैट्स इट, खत्म। इतना हो जाएगा। यस मैम। हाँ दिशा बोलो बेटा। मैम एडक्ट ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। हाँ एडक्ट ही वही है, एडक्ट की फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए। उसके बाद बेटा अगर तुम मान लो अमोनिया की रिएक्शन कराते हो तो देखो क्या होता है, इधर आओ। यहाँ पे होती है अनसिमेट्रिकल क्लीवेज, ऐसे अगर तुम अमोनिया के साथ कराते हो तो देखो BH, ये वाला बॉन्ड टूट गया ना, अब क्या बन जाएगा, देखो इधर BH2 NH3 दिख रहा है। यस मैम। और ये कितने, बोरोन के साथ कितने हाइड्रोजन बच गए, 4। तो इस तरीके से दिखाते हैं हम उसको,
मैम होल ट्वाइस। और ये इन्होंने बैलेंस करके लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। यस मैम। लेकिन अगर आप इसको मान लो फर्दर हीट करते हो आफ्टर क्लीवेज, अगर आपने अमोनिया के साथ करा दिया, अगर आप इसको दोबारा मतलब इसको आप फर्दर हीट करते हो तो वहां पे आपको मिलता है बेटा बोराजीन मिलता है। बोराजीन जिसको हम इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं, B3N3H6। कैसे बनता है ये, आओ ध्यान से देखना। अब यहाँ पे क्या करोगे, सबको HH दे दो मेरा बेटा, देख रहे हो, दिस इज, यस मैम। बट दिस इज नॉट Yes, कंप्लीट ma'am. स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखिए होता क्या है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, सभी बच्चे बताएंगे। हाँ मैम है, यस मैम। Yes, ma'am. Yes, के ma'am. 3 बॉन्ड ही है, यानी कि इट हैज वेकेंट ऑर्बिटल, तो उस वेकेंट ऑर्बिटल में ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं इस तरीके से। नाउ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऑफ यस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। दिस इज इनऑर्गेनिक बेंजीन, बेंजीन से सिमिलर है ना ये, तभी इसका नाम क्या पड़ गया, ये इनऑर्गेनिक बेंजीन। अपना वो वाला बेंजीन कौन सा होता था ऑर्गेनिक वाला, ये C6H6, यस ma'am. मैम। बिल्कुल वैसा Yes, ही ma'am. निकला है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन। अब इसमें क्या सवाल पूछ सकते हैं, एक बार आफ्ताब आ रही हूँ, यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं कि बोरोन और नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो आप लोगों को दिख ही रहा है 1 2 3 4 sp, यहाँ पे इसकी हो जाएगी, कितने बॉन्ड बना रहा है ये, नाइट्रोजन कितने बना रहा है, 1 2 3, ये तो पाई हो जाएगा ना, पाई में काउंट करोगे sp2, और ये भी, यस तो यानी कि sp2। बोरोन और नाइट्रोजन दोनों ही क्या है, sp2 है। sp2। यस मैम। तो जितने भी बोरोन है और जितने भी नाइट्रोजन है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो सबसे पहले क्या किया, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सबसे पहले अमोनिया के साथ करवाया, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज हुई, 4 अलग निकल गए, 2 के साथ अमोनिया जुड़ गया, ठीक है। फिर हीट किया तो हमें फाइनली क्या मिला, इनऑर्गेनिक बेंजीन मिला, ठीक है। अब जो ये लिखा हुआ है पढ़ लो एक बार फटाफट, फिर हम आगे चलेंगे। हाँ बोलो आफ्ताब। बोलो, आवाज नहीं आ रही मेरे को। मैम, हाँ मतलब इसको हम जो कोऑर्डिनेट बोर्ड है, हम इसको डबल बॉन्ड की तरह ट्रीट कर सकते हैं ना? वही तो कर रहे हैं, एक अगर बॉन्ड मैम है ना, फर्दर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ना, इसको ऐसे ही तो बना रही हूं मैं, इधर देखो एक बार, अल्टरनेट पोजीशन पे ही तो लगा रही हूँ, ये देखो। यस मैम, ये तो बेंजीन टाइप का ही है ना मैम? हाँ तो दिस इज, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक बेंजीन। ठीक है। यस मैम। चले आगे चलें, बताओ। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हम Yes. बस इतना ही करना था। अब फिर से सुनो, फटाफट से एक बार अपनी नोटबुक निकालो और लिख लो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं इस चैप्टर के, ग्रुप नंबर 13 के, जल्दी करो। इनर्ट पेयर इफेक्ट, एनसीईआरटी की टेबल, ठीक है। उसके अलावा Al2Cl6 का स्ट्रक्चर, डाइबोरेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके अलावा आपका आपका क्या बोलते हैं, एनोमलस बिहेवियर ऑफ बोरोन, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट रहेंगी, तो ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्लियर है। हम एक बार रिपीट कर। इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है, ठीक है। Yes, एनसीईआरटी की ma'am. जो टेबल थी वो, उसके बाद एनोमलस बिहेवियर ऑफ किसकी, बोरोन की, स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। आज बैठे रहना, जब तक ये चैप्टर नहीं होगा ना नहीं भेजूंगी, क्योंकि इसको आज खत्म करना है। एंड स्ट्रक्चर ऑफ Al2Cl6, ठीक है। ये सबको बहुत अच्छे से करना है, Okay, ma'am. हो जाएगा।
Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. चलिए आगे हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 14 विच इज योर कार्बन फैमिली। तो कार्बन फैमिली में कौन कौन से अपने काशी गए, शिव पार्वती, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं ग्रुप नंबर 14 के। ठीक है जी, हो गया। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें आपको वही ध्यान रखना है जो मैं सिर्फ याद रखवाना चाहती हूँ। इधर आओ, ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने यहाँ पे ये लगाई है, स्निपेट लगाई है, इसमें से सिर्फ 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट कि जो हमारा कार्बन, आप भी वही हाईलाइट करेंगे, कार्बन हमारा 17th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। ठीक है, बाय मास इन द अर्थ क्रस्ट। पहले नंबर पे ऑक्सीजन था, दूसरे नंबर पे कौन था, सिलिकॉन था, बोलो, तीसरे पे एल्यूमिनियम था, याद करो। ठीक है, और कार्बन हमारा 17th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एक ये लाइन लिखी हुई है, जो नेचुरली अकरिंग आइसोटोप होते हैं कार्बन के, वो 2 होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13। उसके अलावा एक और प्रेजेंट होता है 14, लेकिन ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है, इसका हाफ लाइफ होता है 5770। हाफ लाइफ मतलब क्या हो गया कि मतलब विद टाइम, इतने टाइम के बाद जो कार्बन 14 का ओरिजिनल अमाउंट है उससे ये आधा हो जाएगा। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है, और कुछ इस टेबल में आपको याद नहीं करना है। ठीक है जी, बोलो। Okay, ma'am. ओके, क्योंकि उस पे इतना फालतू का टाइम अपने को लगाना भी नहीं। उसके बाद आओ, सिलिकॉन इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, ये तो मैंने बता ही दिया है ना। yes ma'am. और सिलिकॉन प्रेजेंट होता है सिलिका सिलिकेट्स। अगर ये चैप्टर ज्यादा रिड्यूस ना होता तो आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सिलिकेट्स का, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था, हर साल क्वेश्चन आता था, बट अब उसने बिल्कुल हटा दिया, तो आपको ये सिलिकेट्स वाले टॉपिक भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है, जो टिन होता है, बाकी कुछ याद नहीं रखना, ये याद रखो, जो टिन होता है मेनली वो एज अ कैसिटराइट मिलता है। ठीक है, SnO2, ठीक है, SnO2 में मिलता है, और लेड एज अ PbS मिलता है, जिसका नाम क्या होता है, गैलेना, जिसका नाम क्या होता है, गैलेना। SnO2 का नाम क्या होता है, कैसिटराइट। ठीक है, उसके अलावा ये वाला पॉइंट ध्यान रखोगे, अल्ट्रा प्योर जो फोम होती है जर्मेनियम और सिलिकॉन की, तुमने सुना भी होगा शायद, वो यूज करते हैं हम ट्रांजिस्टर और सेमीकंडक्टर। और ये सेम क्वेश्चन ये सेम क्वेश्चन नीट में तो नहीं आया था, लेकिन ये JEE 2023 में पूछा था। ये देखो, बिल्कुल चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग से पूछा, तो तुम्हारे नीट में भी 200% आ सकता है, बिकॉज ये नीट की लाइन है, वो सॉरी NCERT की लाइन है। ठीक है, बस इसमें इतना याद करना था। आगे चले, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अपने को दिमाग में छुपाना। ठीक है, अब अपने आते हैं इंपॉर्टेंट टेबल। ये इंपॉर्टेंट टेबल हर बच्चे के पास NCERT में हाईलाइट होनी चाहिए, जो जो चीजें मैं बता रही हूँ। पहली चीज अपने को क्या करनी है, एटॉमिक नंबर सबको पता है, इसमें कुछ नई बात नहीं है। मास आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कार्बन सिलिकॉन का पता हो चल जाएगा काम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर बच्चे को मालूम होनी चाहिए, जैसे कार्बन की क्या होती है 1s2 2s2 2p2, सिलिकॉन में वैलेंस वाली लिखी हुई है इन्होंने 3s2 3p2, उससे पहले नियोन है, फिर आर्गन 3d10, ठीक है, फिर यहाँ पे 4d10, ये फर्दर आगे हो जाएगा। आपको मेन चीज ये ध्यान रखनी है कि जर्मेनियम, टिन, लेड, इसमें D में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, और लेड में तो भाई साहब 4f में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज अफेक्ट होंगी, जैसे हमारी ग्रुप नंबर 13 में हुई थी। ठीक है, कोवलेंट रेडियस देखिए, यहाँ पे आपको आयनिक रेडियस की बात नहीं करनी, यहाँ पे हमें सिर्फ कोवलेंट रेडियस की बात करनी है, साइज की बात कर रही हूं मैं। तो अगर तुम देख पा रहे हो, अगर मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगी तो उस हिसाब से तो मेरा साइज बढ़ना चाहिए। तो मैम क्या यहाँ पे साइज बढ़ रहा है, हाँ मैम 77 से 118 हो रहा है, 122 हो रहा है, 140 हो रहा है, 146 हो रहा है मैम, ये में तो कोई एक्सेप्शन ही नहीं है, फिर ये तो हमारे लिए मजे होगा। ठीक है, लेकिन जबकि ग्रुप नंबर 13 में थी, अगर तुम लोगों को याद हो तो, एल्यूमिनियम और गैलियम में, राइट। यस मैम। यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, वो क्वेश्चन मैं भी कराऊंगी भी सही आपको आगे। क्वेश्चन ये है कि जब आप कार्बन से सिलिकॉन की तरफ जा रहे हो तो अच्छा खासा इंक्रीज आ रहा है रेडियस में, ठीक है, लेकिन जब आप इधर आओ, जब आप टिन से लेड, बेटा प्लीज माइक म्यूट करो, किसका ऑन है, संजना माइक म्यूट करो बेटा। सॉरी मैम। हाँ, लेकिन अगर टिन से लेड में जा रहे हो तो आप देख रहे हो ज्यादा इंक्रीज नहीं आ रहा है, कैन यू ऑब्जर्व। Yes, ma'am.
वो किस लिए हो रहा Yes, होगा? ma'am. वो इसलिए हो रहा होगा क्योंकि लेड में हमारे जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है वो किसमें है मेरा बेटा? 4f में। और F इसका order. हमें पता है क्या होता है, बोलो। पुअर शील्डिंग इफेक्ट। इफेक्ट। यस, Poor shielding. पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में फोर्स ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा हो जाएगा, तो साइज कम हो जाएगा। अब वो बहुत ज्यादा तो कम नहीं हुआ टिन से, लेकिन कम होकर 146 तक रह गया है। अगर तुमसे कोई रीजन पूछे तो तुम बता दोगे कि सिलिकॉन से जर्मेनियम, जर्मेनियम से टिन तो अच्छा खासा इंक्रीज आ रहा है, बट व्हेन वी मूव फ्रॉम टिन टू लेड तो बहुत ही कम इंक्रीज हो रहा है। तो द रीजन इज ड्यू टू फिलिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन इन लेड। ठीक है, हाँ श्री पढ़ना बोलो। Ma'am, can you please again tell shielding effect? ओके, आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए श्री पढ़ना कि जो शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर होता है वो ये होता है, एस वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा शील्ड कर पाते हैं किसको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को, उसके बाद पी, उसके बाद डी, उसके बाद एफ। जो एफ वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका बहुत ही घटिया शील्डिंग इफेक्ट होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को वो अच्छे से शील्ड नहीं कर पाते। रीजन, क्योंकि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है सिमेट्रिकल होता है, पी वाला डम्बल होता है, डी वाला थोड़ा डिफ्यूज हो जाता है और एफ वाला तो बहुत ज्यादा डिफ्यूज होता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्प्रेड आउट होती है, इस वजह से वो अच्छे से शील्ड नहीं कर पाता है आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा साइज क्या होगा? कम। और लेकिन इतना भी कम नहीं हुआ कि वो टिन से कम हो जाए, कम होके वो 146 पे रह गया है। ठीक है, पहली चीज ये ध्यान रखनी थी। दूसरी चीज हमें ध्यान रखनी है आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से लेना देना है जस्ट लाइक एज इन ग्रुप नंबर 13। तो कायदे के अनुसार डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी बताएगा कोई मुझे? आफ्ताब, डिक्रीज होनी चाहिए इंक्रीज? लव क्या होनी चाहिए? अच्छा आफ्ताब बता रहा है, बताओ आफ्ताब। मैम इंक्रीज होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। डाउन द ग्रुप इंक्रीज होनी चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी। वाओ। नो मैम, सॉरी सॉरी, लव क्या होगी? डिक्रीज होनी चाहिए मैम। डिक्रीज होगी। इंक्रीज होगी, साइज बढ़ रहा है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, नो Yes, ma'am. Decrease हो. एज वेल। तो यहाँ पे हमारा होना क्या चाहिए? डिक्रीज होनी चाहिए थी, डिक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, लेकिन बढ़ गई, बढ़ गई, हो गया, एक्सेप्शन आ गया। यस, तो ये भी रीजन क्या है? ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट। Poor shielding effect. आधे से ज्यादा तो यही रीजन है भाई, एफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यानी कि ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा कार्बन का, सिलिकॉन का, फिर जर्मेनियम का, फिर लेड का, और फिर टिन का। Then ये मैंने तुम्हें याद करो उसमें भी बताया था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, याद है तुम्हें? यस मैम। अच्छी बात है। उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए? वो भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो हो रही है क्या? 2.5 से 1.8 है मैम, ये तो सेम है, और ये 1.9। same है। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे भी हुआ क्या? जो लेड की क्यों बढ़ गई? क्योंकि लेड में वही 4f की वजह से पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, साइज छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या होगा? आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि बिकॉज साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Electronegativity, yes ma'am. यस ठीक है, मैम। सबसे ज्यादा इधर आओ, सबसे ऊपर लिख रही हूँ मैं, ब्लू कलर से लिख देती हूँ ताकि ध्यान में रहे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, फिर आपकी लेड की होगी, उसके बाद जो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, और जो टिन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है। यही क्वेश्चन आया था ना तुम्हारे अभी टेस्ट में यस मैम। वाला हुआ था, याद है? आया था इसमें कुछ पूछा था कौन सा करेक्ट ऑर्डर है, इनकरेक्ट ऑर्डर है। तो कार्बन की होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, देन लेड की, और सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन की ऑलमोस्ट बराबर होगी। ठीक है, या अब लिख लो बिल्कुल बराबर हो गया अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। इतना हो जाएगा। Yes, ma'am. Yes ma'am. ओके, उसके बाद हमें और कुछ ध्यान रखना है क्या? और कुछ तो नहीं याद रखना है। मेल्टिंग पॉइंट नहीं, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर सिर्फ एक बार रीड कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि कार्बन का सबसे ज्यादा यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट दिख रहा है, टिन का सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, कार्बन का है सबसे ज्यादा,
उसके बाद सिलिकॉन का आएगा, सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम का आएगा, जर्मेनियम के बाद लेड का आ जाएगा। रीजन मेल्टिंग पॉइंट का यही है मेरा बेटा, साइज वाला फैक्टर, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यानी कि आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोवेलेंट रेडियस, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बस हो जाएगा इतना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। अब तुम एक काम करो, फटाफट से जो ये एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है इसको फटाफट पढ़ के मुझे गिव मी थम्स अप कि हाँ मैम आ गया समझ में। जल्दी करो, तभी मैंने जान करके पहले टेबल ही एक्सप्लेन करी है तुम्हें, ताकि ये तुम्हें समझ में आ जाए। फटाफट से ये पढ़ लो एंड मुझे कंफर्म करो हाँ मैम आ गया। पहले तो ये पढ़ लो 4 लाइनें जो लिखी हुई हैं। दक्ष, लव, लवकुश, संदीप, मुनीश, आर्शिया, रिया, अलीशा, संजना, प्लीज करिए। There is considerable increase in covalent radius from carbon to silicon. Therefore, after silicon to lead, silicon, germanium, lead, tin, a small increase in radius is observed. This is due to the presence of completely filled DNF orbitals in heavier member. ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. यही होता है ना, काशी गए शिव पार्वती। ठीक है, चलिए आगे आइए, इसको पढ़िए। देखो सब में सेम सेम रीजन ही मिलेगा तुम्हें। बढ़िया, चलो ये पढ़ो। बस Yes, ma'am. चलो अब हम आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में वही मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ही हमें डिस्कस करना होता है। तो ये बोल रहे हैं कि जो जितने भी ग्रुप 14 के मेंबर है, काशी गए शिव पार्वती, ऑल आर सॉलिड्स। जो कार्बन और सिलिकॉन है, इधर आओ, काशी गए शिव पार्वती, कार्बन और सिलिकॉन नॉन मेटल है, जर्मेनियम मेटलॉइड है, और टिन और लेड क्या है आपके मेटल्स हैं। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है इसमें। Yes, ma'am. हाँ ऋषा, मैम जो टिन होता है उसका साइज कम होता है ना लेड से? टिन का साइज कम होता है लेड से, यस, लेड का ज्यादा होगा, हाँ जी। तो मैम उसका आयनाइजेशन फिर ज्यादा होगा लेड का? यही तो है इस इनऑर्गेनिक का एक्सेप्शन है। ठीक है, Okay, ma'am. साइज का ऑर्डर तो वही है जैसे हम पढ़ते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाता है, ये वाला, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, पहले लेड आ जाता है फिर टिन आ जाता है। तभी याद रखना है, तभी इंपॉर्टेंट है ये टेबल। ओके मैम। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी लग रहा है पुअर शील्डिंग, लेकिन यहाँ पे ना पुअर शील्डिंग इफेक्ट तो लग रहा है इसमें, लेकिन उसका साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता, टिन से ज्यादा ही होता है। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें पुअर शील्डिंग इफेक्ट लग रहा है, उसके कारण हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तभी Okay, लेड ma'am. जो है, लेड का जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसमें क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, ये मैंने उल्टा लगा दिया ऑर्डर। ये ठीक है, ये ऑर्डर रहेगा। चलिए Yes. उसके बाद हम आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट पे। चलो भाई आ जाओ आ जाओ। ओके, तो पहली चीज मुझे बताते जाना। हाँ मैम ये क्लियर है, सारे बच्चे जितने बैठे हैं 16 बच्चे, आज की क्लास में हमें ये कंप्लीट भी करना है, इसके क्वेश्चन भी लगाने हैं और सेटिस्फाई भी होना है कि हाँ मैम हो गया। ग्रुप 14 एलिमेंट्स हैव 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, यस मैम। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कौन सी हो सकती है, देखो जो कॉमन, ऐसे तो और भी करते हैं, बट जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +4 और +2 होती है। देखो
NS2 होता है ना इसका वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन, तो +2 और +4 इसकी मोस्ट कॉमन होती है, जो कि दिखाते हैं इसके एलिमेंट्स, ठीक है। लेकिन जो कार्बन भैया जी हैं वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं भाई, जैसे CH4 में देखो है ना, -4 में है कार्बन, ठीक है। तो कार्बन में क्या है, क्योंकि इधर देखो सम ऑफ, जैसे याद करो बोरोन में मैंने बताया था सम ऑफ फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी आर वेरी हाई, यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट 4 आयनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब मान लो तुम चारों के चारों इलेक्ट्रॉन निकाल दो कार्बन के, तो कार्बन +4 बनेगा, राइट। तो यहाँ पे ये Yes, बोलना ma'am. चाह रहा है कि सिंस द सम ऑफ द फर्स्ट 4 आयनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी हाई, जो कंपाउंड्स +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे वो जनरली कैसे होंगे, कोवेलेंट नेचर के होंगे। कैसे होंगे, कोवेलेंट कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि जो हाइयर मेंबर है, हैवियर मतलब जो नीचे वाले मेंबर है, हैवियर मेंबर है, जैसे कार्बन के नीचे सिलिकॉन, सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम, टिन, लेड, उनमें जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल होती है, उनकी टेंडेंसी होती है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की। रीजन इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखो यही लिखा हुआ है, इन हैवियर मेंबर द टेंडेंसी टू शो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज इन द सीक्वेंस, इट इज ड्यू टू द इनएबिलिटी ऑफ NS2 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस शेल टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। बोलो क्या कहते हो। यस मैम। Yes, ma'am. यानी कि Yes, ma'am. अगर मैं बात करूं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज डाउन द ग्रुप, बोलो। Yes, ma'am. Yes मैम। इनर्ट पेयर, Pair effect. और इनर्ट पेयर इफेक्ट लास्ट एलिमेंट पे लगता है, यानी कि जो लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +2 वाली ज्यादा स्टेबल होगी अदर देन +4। बोलो हाँ के ना। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, Yes. आ गया। फिर वो कह रहा है कि कार्बन ऑक्सीडेशन स्टेट वरी डाउन द ग्रुप, कार्बन एंड सिलिकॉन मोस्टली शो +4। मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि कार्बन और सिलिकॉन के जो कंपाउंड्स होते हैं मोस्टली +4 दिखाते हैं, लेकिन और +2 भी दिखाते हैं, जैसे CO है कार्बन मोनोऑक्साइड, उसमें +2 है, लेकिन मोस्टली क्या दिखाते हैं, +4 दिखाते हैं, ठीक है। जर्मेनियम भी क्या करता है, स्टेबल कंपाउंड्स दिखाता है +4 स्टेट में। यानी कि अगर मैं बात करूं कार्बन की, सिलिकॉन की, जर्मेनियम की, तो इनकी +4 वाली ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। फिर वो कह रहा है जर्मेनियम फॉर्म स्टेबल कंपाउंड इन +4 और कुछ ही कंपाउंड्स ऐसे हैं जो +2 दिखाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद जो हमारा टिन और लेड है, इधर आओ, ये इनके कंपाउंड्स +2 में देखने को भी मिलते हैं, +4 में भी देखने को मिलते हैं। तुमने देखा होगा SNO है ना, Yes, ma'am. SNO2, तो देखो ना +2 +4 में दोनों में मिल रहे हैं। तो अगर मान लो टिन +2 में हुआ तो मैं बोल सकती हूँ इट इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो दूसरों को रिड्यूस करेगा और खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, क्योंकि वो +2 से +4 में जाना चाहेगा, जा सकता है। यस मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. +4 इज मोर स्टेबल देन +2। और अगर मैं बोलूं लेड +4 में है तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि वो +2 में जाना चाहेगा, बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन +4। यस मैम। Yes, वही ma'am. सेम डिट्टो कॉपी है ग्रुप 13 का, कुछ भी नहीं है इसमें एक्स्ट्रा, तभी इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है अपना ये, ठीक है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट तो हर किसी में स्टेबल है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे देखो, इन टेट्रावेलेंट स्टेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम, कितने होते हैं टेट्रावेलेंट में भाई साहब बताओ। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वेरी गुड। जैसे अगर मैं कार्बन की बात करूं, CCl4, ये क्या है, आउटर, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसको हम बोलते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज मॉलिक्यूल, ठीक है। इनको ना देने की जरूरत है और ना ही लेने की जरूरत है, ठीक है जी। यस मैम। ठीक है, वही लिखा हुआ है, दे आर नॉर्मली नॉट एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज, ठीक है। यस मैम। आगे बढ़ो। फिर वो कह रहा है ऑल्दो, हालांकि कार्बन कैन नॉट एक्सीड इट्स कोवेलेंस मोर देन 4 बट अदर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप कैन डू सो। यानी कि वो ये क्या कह रहे हैं, देखो जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है उनको लेने देने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन तो नहीं लेना चाहेगा,
इसके तो 4 ही बॉन्ड है, 5 तो इसके बना ही नहीं सकते हो, ठीक है। इसलिए मैंने याद करो बताया भी था इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो एक्सेप्ट कर सकते हैं बिकॉज उनके पास क्या होती है, डी ऑर्बिटल होती है, ये देखो, यस मैम। जिसकी वजह से उनके हैलाइड्स हाइड्रोलिसिस में जाते हैं और उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की। तो देखो इसी वजह से SiF6 2 नेगेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, जर्मेनियम का ये वाला एग्जिस्ट कर रहा है हेक्सा कोऑर्डिनेट, ऐसे ही देखो टिन का कर रहा है, देख रहे हो आप लोग ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इन सबके पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल है, ठीक है। और इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है सब में, sp3d2 है। यहाँ पे अगर किसी को पैराग्राफ में समझ में नहीं आया है तो पूछो, फिर से बोल रही हूँ, जो आपके इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल होते हैं जनरली वो उनको ना तो लेने की जरूरत होती है ना देने की, ठीक है। अगर मैं CCl4 का एग्जांपल लूं, ना तो वो कुछ देने का ना वो लेने का, क्योंकि बेचारा लेगा कहाँ पे, वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है। लेकिन जो बाकी एलिमेंट्स है दूसरे वाले वो ले सकते हैं बिकॉज दे हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है। अगर कोई उनको डोनर बंदा आया, कोई देने के लिए आया इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं कहाँ पे, और अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल में, ठीक है। ओके मैम। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, जितने भी मेंबर हैं ग्रुप 14 के, अगर आप उनको हीट कर रहे हो तो मेनली 2 टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड, मतलब MO टाइप के और MO2 टाइप के, ठीक है। जिसमें से जो सिलिकॉन का ऑक्साइड है वो सिर्फ एग्जिस्ट करता है हाई टेम्परेचर पे। और यहाँ पे एक लाइन बोल रहे हैं, अगर ऑक्साइड आपके हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो ज्यादा एसिडिक होंगे। मैम ये तो आपने बताया था, ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर, याद करो। यस मैम। बस यहाँ पे भी वही चीज है। अगर मान लो मैं कार्बन का ऑक्साइड ले लूं, सिलिकॉन, बेटा प्लीज माइक म्यूट करो संजना, जर्मेनियम का ऑक्साइड, टिन का ऑक्साइड, लेड का ऑक्साइड, क्या ये मैंने नहीं बताए थे तुम्हें, याद करो। जनाबे अली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग, मैम बताए थे। यस मैम बता दी। और ये तीनों के तीनों क्या है, एसिडिक है। एसिडिक। ऐसे ही क्या मैंने नहीं बताया था, नो को नाश हुआ, CO इज न्यूट्रल, क्या मैंने Yes. नहीं बताया था, FNO PbO M4 यहीं से तो आ रहा है। अब अगर मान लो यहाँ से आ गया और बच्चे कहेंगे मैम यह तो डिलीट था टॉपिक, हालांकि ये मेंशन ही किया उसने NTA ने P ब्लॉक में, बट ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना P ब्लॉक में, तो बोल ही नहीं सकते हम कि आउट ऑफ सिलेबस है। यस मैम। तो ये आपको ध्यान रखना है। यस मैम। जर्मेनियम का ऑक्साइड एसिडिक है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ठीक है। उसके बाद इसको सिर्फ रीड कर लेना, काम का नहीं है, एक बार बता दे रही हूँ। वो कहना है कि जो कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम है, पानी के साथ रिएक्शन कराओगे नहीं इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन अगर टिन की रिएक्शन कराओगे पानी के साथ तो भाई साहब हमें टिन का ऑक्साइड मिलेगा और H2 गैस मिलेगी। और जो लेड होगा वो भी पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, यानी कि सिर्फ टिन पानी के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड नहीं करेगा। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, लेड इज अनअफेक्टेड बाय वाटर, प्रोबेबली रीजन दिया हुआ है बिकॉज ऑफ ए प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म फॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट रीड दिस, बस यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। मैम ये एक्सेप्शन है, नहीं, What? एक्सेप्शन क्या है इसमें? कर रहा है। देयर इज नो एक्सेप्शन भाई, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम नहीं अफेक्ट किए वाटर के साथ, जब रिएक्शन करवाई तो नहीं हुए होंगे। टिन वाटर के साथ रिएक्ट कर गया होगा, लेड भी नहीं कर रहा है। लेड क्यों नहीं कर रहा, उन्होंने एक रीजन दे दिया कि भाई साहब अपने अराउंड उसने एक क्या बोलते हैं लेयर बना ली होगी, जिसकी वजह से वो अटैक नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से वो रिएक्ट नहीं कर पा रहा है। ये सब रिएक्शन बेटा करके देखी जा चुकी है, हम पढ़ रहे हैं उसको, बस दैट्स इट। अब मैंने थोड़ी ना कराई है, एक बार बोलो टिन और वाटर के साथ तो मैंने तो कभी रिएक्शन नहीं कराई, वो दे रहे हैं मुझे पढ़नी पड़ेगी और मुझे पढ़ानी भी पड़ेगी, सीधी सी बात है। मैंने तो कभी टिन की रिएक्शन करवाई नहीं पानी के साथ, ठीक है। मैम चलो अब बात आते हैं, अब ये भी तुम्हें आता है जो भी मैं बताने वाली हूँ, ये भी तुम्हें आता है। देखो इधर आ जाओ, तुम मुझे बताना ठीक है नहीं, लाइन बाय लाइन चलते हैं। दीज एलिमेंट, कौन से एलिमेंट, ग्रुप 14 के MX2 और MX4 टाइप के हैलाइड्स बनाएंगे। बात सही है क्योंकि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन +2 + 4 है, लेकिन ध्यान रखना X जो होना चाहिए
यहाँ पे जो X है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। फिर वो कह रहे हैं कि कार्बन के अलावा बाकी सारे जितने भी मेंबर है, कौन कौन से, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, वो डायरेक्टली हेलोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, हैलाइड्स बना लेते हैं। मैम कार्बन को क्या दिक्कत हो गई, कार्बन नहीं बना रहा है, ठीक है। फिर इसमें बोला है मोस्ट ऑफ द MX4 आर कोवेलेंट इन नेचर, बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ मैं यहाँ पे लाइन देखो। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, यहाँ पे SiCl4 है, ठीक है। मतलब वो कह रहा है कार्बन के अलावा बाकी सारे मेंबर डायरेक्टली बना लेते हैं भाई हेलोजन के साथ अटैक, डायरेक्टली रिएक्ट कर जाते हैं हेलोजन के साथ अंडर सुटेबल कंडीशन। कार्बन थोड़े नखरे दिखाता है, पहला एलिमेंट है ना, ठीक है। तो जैसे देखो अब सिलिकॉन यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रहा है, कोवेलेंट नेचर और हाइब्रिडाइजेशन क्या है बताओ, sp3 है कि नहीं है? यस मैम। मॉलिक्यूल क्या है, टेट्राहेड्रल। लेकिन ये क्या बोल दिया मैम, लेकिन जो SN4 यहाँ से नीट में आया हुआ है, जो SNF4 है मेरा बेटा, और जो PbF4 है, अभी क्या कह रहे हैं, जो टेट्राहेलाइड्स बन रहे हैं दे आर कोवेलेंट इन नेचर। लेकिन वो कह रहे हैं भाई साहब 2 एक्सेप्शन है जो तुम्हें याद रखनी पड़ेगी कि SNF4 और PbF4 क्या होते हैं, आयनिक इन नेचर होते हैं, ये कोवेलेंट नेचर नहीं होता इनका, एक्सेप्शन आ गई। और जो आपका PbI4 है मैम वो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, देखो कहाँ गया, ये रहा, PbI4 तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा मैम, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, सोचो, चलो सोचते हैं। एक बात बताओ, जब PbI बॉन्ड बना होगा, ध्यान से सुनना, इसका रीजन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अभी मैंने इनर्ट पेयर इफेक्ट बताया था, तो मैंने कहा था लेड में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। Yes, ma'am. देखो यहाँ जगह है क्या, यहाँ बताती हूँ। काशी गए, शिव, पार्वती, 2 3 4 5 6 सिक्स्थ मेंबर का है, तो 6s2 6p2 होगा यहाँ पे, यस मैम। Yes, ठीक है। ma'am. PbI4 का मतलब क्या हुआ, लेडेनिन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, और लेड +4 कब आएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके यहाँ जाएगा, तभी वहां पे आयोडीन के साथ बॉन्ड बना के बनाएगा, यस और नो? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. अब इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, बोलो। यस मैम। यस मैम। तो हो क्या रहा है, जैसे ही PbI बॉन्ड बन रहा है, आपको पता है जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो जब ये PbI बना है तो यहाँ पे इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज नहीं हो रही, मतलब इतनी एनर्जी रिलीज नहीं हो रही कि इसको अनपेयर कर दे S वाले इलेक्ट्रॉन को, दैट इज वाई PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब इतनी एनर्जी नहीं निकल रही कि भाई साहब इसको कर दे, क्योंकि इसको भी तो अनपेयर करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी ना। अब Yes, इतनी ma'am, निकल रही है, excited. देंगे क्या, अब इतनी निकल ही नहीं रही है तो भाई साहब देंगे क्या, दैट इज वाई PbI4 इज एग्जिस्ट। यही लिखता है NCERT, देखो वो कह रहा है बिकॉज PbI bond initially formed during the reaction does not release enough energy to unpair the 6s2 electron and excite one of them to higher orbital to have 4 unpaired electron around lead atom. Sorry. बोलो। यस मैम। पढ़ा पल्ले अच्छे Yes, से, क्योंकि मेरा बेटा अगर आप 6s वाले इलेक्ट्रॉन को आप 6p में भेजना चाहते हो तो उसके लिए यू हैव टू गिव सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब वो एनर्जी लोगे कहाँ से, जितनी एनर्जी निकली है भाई उसी को यूज करोगे। अब लेकिन वो निकल ही नहीं रही है ना, अब निकल नहीं रही है तो फिर अनपेयर करने के लिए हमें इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं मिलेगी, दैट इज व्हाई PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या बोलता है, उसके बाद बोलता है, ये सारा करना है जितना भी मैं बता रही हूँ। हैवियर मेंबर जो होंगे जर्मेनियम से लेड तक, वो MX2 के हैलाइड्स भी बनाते हैं, ये तो हमें पता ही है। यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई, आओ बेटा ये देखो, हाईलाइट करती हूँ इसको मैं, ये देखो ये लिखी हुई, अरे बाबा येलो कलर का हो गया, ये रहा। जर्मेनियम का जो टेट्रा हैलाइड है वो ज्यादा स्टेबल है GX2 से, पता ही है हमें, और PbX2 इज मोर स्टेबल PbX4, व्हाई, बिकॉज लेड की +2 ऑक्सीडेशन ज्यादा स्टेबल होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, एंड जर्मेनियम की +4 ऑक्सीडेशन से ज्यादा स्टेबल होगी। यस मैम।
फिर उसके बाद एक लाइन और बोल रहा है कि CCl4 को छोड़ के बाकी जितने भी टेट्राक्लोराइड्स होंगे ग्रुप नंबर 14 के, वो सारे के सारे हाइड्रोलाइज हो जाएंगे। रीजन तुम्हें पता है, क्योंकि उनके पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। वैकेंट डी ऑर्बिटल। तुम खुद देखो, एक क्वेश्चन के, अलग अलग क्वेश्चन के कितने सिमिलर से जवाब है। एक एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी वालों ने लिखा हुआ है, जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन के पास क्या होता है, 3D ऑर्बिटल अवेलेबल होता है। यस मैम। वाटर में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, देगा इसको इलेक्ट्रॉन। तो एक Cl रिप्लेस हो जाएगा OH से, ऐसे करके चारों Cl रिप्लेस हो जाएंगे OH से, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं, सिलिक एसिड। हुआ इतना? यस मैम। यस। चलो अब मैंने क्या पढ़ा है एक बार आ जाओ फटाफट, फिर क्वेश्चन करते हैं। जल्दी आओ, शुरू से आओ। ग्रुप नंबर 14, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, कार्बन 17th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। ये पूछूंगी मैं, तुम्हारा टेस्ट लूंगी। कार्बन 17 मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। दूसरा, नेचुरली अकरिंग कार्बन आइसोटोप 12 और 13 है। 14 भी होता है बट वो रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। उसके अलावा आपका जो SnO2 है वो कैसे एग्जिस्ट करता है, एज अ, उसका नाम क्या है SnO2 का, कैसिट्राइट। लेड का है, PBS का है गैलेना, ठीक है। अल्ट्रा प्योर जो फोम है जर्मेनियम और सिलिकॉन की, उसको हम यूज करते हैं ट्रांजिस्टर और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में। उसके बाद हमने टेबल देखी, इसमें से हमारा काम का कोवेलेंट रेडियस, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बस। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया कि कार्बन सिलिकॉन नॉन मेटल होंगे, जर्मेनियम मेटलॉइड होंगे, नीचे वाले मेटल्स होंगे। फिर उसके बाद मैंने बोला कि जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं ग्रुप 14 के एलिमेंट्स, वो +2 और +4 होते हैं। कार्बन ऑल्सो एग्जिबिट माइनस नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर अपने से किसी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ होगा तो वो माइनस की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? जैसे CH4 हो गया अपना, ठीक है। कोवेलेंट इन नेचर होते हैं। और हमने देखा इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होगा, जो +2 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो डाउन द ग्रुप ज्यादा स्टेबल होगी। कार्बन की +4 ज्यादा स्टेबल होती है, सिलिकॉन की, जर्मेनियम की, टिन की, लेकिन लेड की +2 वाली ज्यादा स्टेबल होती है। तो अगर लेड +4 में है तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, अगर टिन +2 में है तो वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। उसके बाद हमने देखा कि जो ग्रुप नंबर 14 के हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, उनको देने लेने की जरूरत नहीं है। CCl4 अगर मैं एग्जाम्पल हूं तो ना तो वो देगा ना लेगा, लेकिन जो बाकी के एलिमेंट्स है वो ले सकते हैं, बिकॉज दे हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल। उसके बाद हमने देखा कि जो आपके कार्बन का ऑक्साइड है, सिलिकॉन का, जर्मेनियम का एसिडिक होते हैं, टिन और लेड के ऑक्साइड क्या होते हैं आपके एम्फोटेरिक होते हैं, CO न्यूट्रल होता है। उसके बाद हमने देखा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और लेड पानी के साथ नहीं रिएक्ट कर रहे, टिन कर रहा है। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो आपके हेलाइड्स, जो आपके ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं वो हेलाइड्स बनाते हैं। कौन से फॉर्मूला, MX2 MX4। वाई MX2 and MX4? बिकॉज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 13 आर +2 and +4, ठीक है। मोस्ट ऑफ MX4 आर कोवेलेंट इन नेचर। ध्यान से सुन लो, 1 मिनट रुको। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ, मोस्ट ऑफ द MX4 वो बोल रहे कोवेलेंट नेचर, बट देयर एक्सेप्शन। कौन है एक्सेप्शन? SNF4 और PbF4 आयनिक होंगे, PbI4 एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसके बाद जर्मेनियम का है टेट्रा हैलाइड ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन लेड का डाई वाला हैलाइड ज्यादा स्टेबल होता है। अभी मैंने यही बताया। CCl4 को छोड़ के बाकी सारे टेट्राक्लोराइड्स जो होंगे उनका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, बिकॉज दे हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ओके मैम। चलो क्वेश्चन करें, आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे, नीट 2019। चलो फटाफट 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 करेंगे सारे बच्चे। इनकरेक्ट बतानी है, इनकरेक्ट। देखो एनसीईआरटी की लाइन से ही मिलेगा ना सवाल। चलो चलो, शाबाश, वेरी गुड आलिया, वेरी गुड लव, वेरी गुड अलीशा, आफ्ताब, अलीशा, वेरी गुड। अलीशा आप बताएंगे? हम ऑप्शन बी।
यस, PbF4 आयनिक होता है, कोवेलेंट नहीं होता, रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। हो जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है, Yes, पढ़ रखने ma'am. से हो जाएगा वरना नहीं होगा। ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तभी मैंने डायरेक्ट लगा दी स्निपिंग। वहां पे बोल रहा है कि SiF6 तो नोन है लेकिन ये नहीं है, है मैम ये क्या बोल दिया इसने, वो कह रहा है कि SiF6 2 नेगेटिव तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन ये नहीं कर रहा। मैम ऐसा क्यों अन्याय? क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि क्लोरीन है साइज में बड़ा, तो सिलिकॉन अपने अराउंड 6 बड़े बड़े क्लोरीन को एकोमोडेट नहीं कर सकता, क्योंकि बड़े बड़े क्लोरीन के बीच में क्या होने वाली है, रिपल्शन होने वाली है। Repulsion. दैट इज Repulsion. that is why SiCl6 एग्जिस्ट नहीं करता है। हो गया? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. बहुत बढ़िया। चलो ये देखो, इसी पे ही क्वेश्चन है, which of the following species is not stable? मैम बताओ। मैम ऑप्शन ए। नेक्स्ट अरीशा बताएगी। इट इज बिकॉज, नेक्स्ट करो। 2017 में आया था। क्या हो गया, नहीं हुआ अरीशा? बाकी बच्चे क्या है, कोई तो नहीं है। बताओ। आलिया आप बताओ। Ma'am, option A. मैम यस ऑप्शन ए, SN2 plus is oxidizing while PB4 While plus PB4 plus is reducing. Option A. नहीं, टिन की +4 वाली ज्यादा स्टेबल होती है और लेड की अभी बताया +2 वाली ज्यादा स्टेबल होती है। तो लेड अगर +4 में है तो वो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ना, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा +2 में, और SN+4 करेगा, वो खुद को रिड्यूस करेगा और दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। SN+2 नोट SN+4, SN+2 क्या होगा, रिड्यूसिंग होगा, दो दूसरों को रिड्यूस करेगा और तो खुद फिर को। option D हो गया. यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट मेरा बेटा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये छोटी छोटी चीजें। ये वाला कीजिए, ये 2007 में आया था। Which of the following oxidation state are the most characteristic for lead and tin respectively? मतलब पहले तुम्हें lead की बतानी है और फिर tin की। सौरभ आप बताएंगे फर्स्ट वाला, सेकंड पूर्वा बताएंगे। हाँ मैम ऑप्शन ए। वेरी गुड। लेड की +2 वाली ज्यादा स्टेबल, टिन की +4। नेक्स्ट पूर्वा। बट मैम जैसे आपने बताया था कि +2 इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं, तो फिर 10 की भी तो +2 होनी चाहिए। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है वो लास्ट एलिमेंट पे लगता है, दैट इज व्हाई लेड की +2 वाली ज्यादा स्टेबल होती है। ओके मैम। ठीक है, काशी गए शिव पार्वती, लेड इज द लास्ट एलिमेंट। इस पे इनर्ट पेयर इफेक्ट का ज्यादा रोल प्ले होता है क्योंकि इसमें F में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं ना। ओके, Yes, सेकंड वाला बताइए मेरे को, कौन बताएगा? लव बताएगा। मैम ऑप्शन ए। बेटा सबको एक्टिव रहना पड़ेगा। आई नो बोरिंग चैप्टर था बट खत्म हो गया फाइनली। चलो ये वाला पढ़ लेना, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ कि कार्बन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता तो अपने वो कोवेलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद है एनोमलस बिहेवियर। एनोमलस बिहेवियर मतलब पता है ना, पहले एलिमेंट के नखरे। नखरे देखो क्या है इसके, कार्बन की यूनिक टेंडेंसी होती है पी पाई बॉन्ड बनाने की, बिकॉज उसके पास डी तो होता नहीं है। ठीक है, छोटा साइज है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और किसके साथ बनाता है पी पाई, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, CO, CS, CN, ये वाले।
जबकि जो हैवियर मेंबर होते हैं जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये पी पाई बॉन्ड नहीं बना सकते बिकॉज ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होती है। ठीक है, दिस इज समथिंग विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन ग्रुप 13 एलिमेंट्स एज वेल। ठीक है, जो आपके हायर मेंबर्स होते हैं उनमें पी पाई ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होती है। ठीक है, बोलो। यस यस मैम। Yes, ma'am. फिर उसके बाद बोल रहे हैं यही रीजन है कि कार्बन की क्या टेंडेंसी है टू लिंक विद अनदर एटम। कैटिनेशन पढ़ा था, कैटिनेशन इज व्हाट, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। यस मैम, लॉन्गेस्ट। आपने देखा होगा भाई साहब, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन पे है, जो कि हम परसों डिस्कस करेंगे। यस मैम, जियो से। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं साइज की, तो साइज की क्या बात है, इधर देखो। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, हाँ मैम ये तो पता है। तो कैटिनेशन की जो टेंडेंसी होती है वो भी घटती जाती है क्योंकि साइज बढ़ता है। ठीक है, आपको दिख ही रहा होगा, अगर मान लो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है, तभी तो इतना सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी कैटिनेशन। देखो ना, अगर मान लो आपको बॉन्ड तोड़ना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 348, जबकि सिलिकॉन को 227, इसको 260 240, यानी कि जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो साइज बढ़ रहा है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ रही है। इसीलिए सबसे ज्यादा जो कैटिनेशन है वो कार्बन की होती है, उसके बाद सिलिकॉन की, जर्मेनियम और टिन की ऑलमोस्ट बराबर है, और लेड तो भैया हमें कैटिनेशन दिखाता ही नहीं है। ठीक है जी, यस मैम। ठीक है, और यही रीजन की वजह से कैटिनेशन की प्रॉपर्टी और पी पाई बॉन्डिंग की वजह से कार्बन के अलग अलग एलोट्रोप्स एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से आपके हैं, एक बार इनको पढ़ लेते हैं, फटाफट आ जाओ, फिर ये क्वेश्चन करते हैं। देखो, पहला है यहाँ पे कुछ एलोट्रोप्स है, कौन कौन से आपने उसमें पढ़ा होगा, डायमंड, ग्रेफाइट, है ना, Yes, ma'am. Buckness वही अब fluorine. करना है। मैं एक बार थोड़ा थोड़ा फटाफट बता देती हूँ। डायमंड में आपको पता है एक कार्बन क्या है, बाकी अदर 4 कार्बन एटम से अटैच होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है उसकी, बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड है उसमें। ठीक है, 154 पिकोमीटर है, याद नहीं करना। ठीक है, और वो क्या कह रहा है, द स्ट्रक्चर एक्सटेंड इन स्पेस, क्योंकि हर जगह से क्या है, एक्सटेंड हो रहा है स्ट्रक्चर, तो ये 3D स्ट्रक्चर जो है बनाता है। ठीक है, ये क्या है, 3D डायमेंशन, 3D नेटवर्क है कार्बन एटम का। और अभी मैं दिखाऊंगी, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक द एक्सटेंडेड कोवेलेंट बॉन्डिंग, क्योंकि आप देख रहे हो ना कार्बन जो है हर 4 अदर कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो इस तरीके से क्या बन गया है, एक हमारे पास नेटवर्क स्ट्रक्चर बन गया है। और ये इसको बहुत डिफिकल्ट है तोड़ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। तो डायमंड इसीलिए बोला गया है डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ। और इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं ये सिर्फ पढ़ लेना, मैन्युफैक्चर ऑफ टंगस्टन फिलामेंट, कोई पूछेगा नहीं तुमसे। ठीक है, ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट भाई साहब लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, दिख रहा है, ये देखो इधर आओ, ये देखो, ये तो आपका डायमंड का स्ट्रक्चर है, देख रहे हो, यस मैम। ये आगे, ये देखो आगे फर्दर बॉन्ड बनाएगा आगे, मैम इनको हम डेंगलिंग बोन्ड्स भी बोलते हैं। मैम क्या, डेंगलिंग बोन्ड्स, डेंगलिंग बोन्ड्स होते हैं अनसेटिस्फाइड वैलेंसी जिनके पास होती है, आगे फर्दर कर सकते हैं ना, बॉन्ड बना सकते हैं, तो इनको हम डेंगलिंग बॉन्ड्स भी बोलते हैं। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है मेरा बेटा, और जो ये लेयर्स है इनका आपस में, इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कौन से होते हैं, वंडरवल फोर्सेस होते हैं, वीक फोर्सेस होते हैं, स्लिपरी नेचर के होते हैं, तब इसको लुब्रिकेंट की तरह भी यूज किया जाता है। और यहाँ पे देखो एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा जो कि यहाँ पे डीलोकलाइज होगा, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। बोलो। यस मैम। वही यहाँ पे यस मैम। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद बकमिंस्टर फुलरिन क्या होता है, मेजली जो मेन आपका है जो आपको पढ़ना है वो C60 है, बकी बोल, ये देखो ये होता है, कहाँ गया स्ट्रक्चर, ये रहा। यस मैम। इसमें कोई डेंगलिंग बोन्ड्स नहीं होते, देखो सबकी वैलेंसी देखो पूरी है, किसी का भी पकड़ लो 1 2, ठीक है, और आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बाकी जो बचेंगे हाइड्रोजन से पूरा कर देना उसको। ठीक है, तो यहाँ पे कोई डेंगलिंग बोन्ड्स नहीं होते हैं, यहाँ पे लिखा भी होगा शायद। ओके, आगे लिखा हुआ है फुलरीन्स आर द ओनली, ऊपर वाला कुछ नहीं पढ़ना, फुलरीन्स आर द ओनली प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन बिकॉज दे हैव स्मूथ स्ट्रक्चर विदाउट हैविंग डेंगलिंग। फुलरीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जाल उसके जैसा, पिंजरे जैसा, केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है,
और उसका शेप बता रखा है आपको, इसलिए इसको बकमिंस्टर फुलरिन कहते हैं। इसमें ये चीज ध्यान रखनी है बेटा आपको कि इसमें 20 जो ये बकमिंस्टर फुलरिन है, कहाँ गया ये रहा, इसमें 20 क्या होती हैं आपकी 6 मेंबर ड्रिंक्स होती हैं, और जो आपकी 12 होती हैं वो 5 मेंबर ड्रिंक्स। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और जो 6 मेंबर ड्रिंक होती है वो फ्यूज्ड होती है 6 और 5 से। इधर आओ, इधर आओ, ये देखो, ये 6 मेंबर ड्रिंक है, ध्यान से देखो, ये देखो, ये फ्यूज किससे 5 और 6 से। देखो ये 5 मेंबर ड्रिंक है, देखो, और ये देखो 6 मेंबर ड्रिंक है, दिख रहे हो, देखो। यस मैम। और जो यस 5 वाली है, और जो 5 वाली है वो किससे फ्यूज्ड है, सिर्फ देखो 6 मेंबर रिंग से। ध्यान से देखो, ये देखो, यही लिखा हुआ है इन्होंने, यस मैम। ये रहा कि a 6 member ring is fused with 6 or 5 member ring, but a 5 member ring can only fuse with 6 member rings. All the carbon atom are equal and they are undergo sp2 hybridization, ठीक है। 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं दूसरे कार्बन एटम के साथ, जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बच जाएगा दैट इज योर, यहाँ पे sp2 होगा, नोट sp3, ठीक है, sp2 ही होगा, और जो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा वो डीलोकलाइज होगा। फिर वो बोल रहे हैं कि ग्रेफाइट थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप है कार्बन का। सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेफाइट इज मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप। तभी यही रीजन है कि जो डेल्टा एच फॉर्मेशन होता है, जो तुम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हो, ग्रेफाइट का क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। बस इतना ही करना है, बाकी छोड़ दो सारा। देख रहे हो, यहाँ पे देखो, एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये देखो, और इसको हटा देती हूँ, देखो दिख रहा है क्या, 1 2 3, Yes, ma'am. यस मैम। ये वाला 1 2 3, और जो बाकी एक इलेक्ट्रॉन बचेगा वो आपका किस में होगा, डीलोकलाइज। जबकि उसमें क्या था, डायमंड में क्या था, 4 कार्बन से जुड़े हुए थे, तभी हम बोल रहे थे यहाँ डैंगलिंग बोन्स है, वहां पे नहीं है, ठीक है। तो ये है, आगे चलो क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आ रही हूँ आफ्ताब, क्वेश्चन ही लूंगी, टेंशन ना लो, लास्ट में ये कर लो पहले। बताओ भाई, इनमें से कौन कैटिनेशन नहीं दिखाता, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, कोई भी बता सकता है। मैम लेड। Lead. मैम ये पीबी आ लेड। रहा है तुम लोगों के, लेड, ये बताओ। मैम कार्बन। Yes. कार्बन। कार ओके, तो जल्दी से 13 बच्चे मुझे कार्बन बताओ, तब मैं आगे चलूंगी, फिर जल्दी चैट बॉक्स में लिखो। सलोनी आर यू एक्टिव, मेरे को कुछ बच्चे यहाँ एक्टिव नहीं दिख रहे हैं भाई, जानवी, मुनीश, संदीप, रेवती, अलीशा, भाई पढ़ना पड़ेगा चैप्टर, नीट में आना है, फ्री के नंबर देके जा रहा है। ये बताओ, द क्लोराइड दैट कैन नॉट गेट हाइड्रोलाइज, सारे चैट बॉक्स में लिखेंगे, कोई माइक अनम्यूट करके नहीं लिखेगा, बोलेगा। इस वैसे भी तुम्हें पौने 9 वाली क्लास में पता नहीं बच्चों को हो क्या जाता है, ऐसे भागने की लगती है, दक्ष नहीं है क्लास में, है ना। और भी बच्चे थे, श्री पढ़ना है क्या, हाँ है, Yes, ma'am. ये क्वेश्चन करो। सीसी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किस में होती है मैक्सिमम, C60 में कहाँ से होती है, इसमें तो sp2 है, इसमें sp3 है, हाँ C70. डायमंड में मेरा बेटा होती है, ठीक है। ये Okay, बता, ma'am. शाबाश शाबाश, ऐसे एक्टिव रहो, लव कुश गायब है, वेरी गुड रेवती। ये वाला क्वेश्चन करो। बेटा पहले कार्बन की बतानी है बॉन्ड एनर्जी अरीशा, फिर सिलिकॉन की, फिर जर्मेनियम की। ओके मैम। तो कार्बन की सबसे ज्यादा होगी, फिर जर्मेनियम की होगी, और फिर आपका जैसा ऑर्डर होगा उससे। जर्मेनियम। यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये वाला करो।
वेरी गुड मेरा बच्चों। देखो इसने ना कुछ नहीं किया, कंफ्यूज कर दिया। देखो यहाँ पे यस मैम। +4 में है, यहाँ पे लेट हाँ। +2 में, तो डेल्टा जी लेस देन 0। अगर तुमने थोड़ा बहुत थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है तो लेस देन 0 होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। यस मैम। और Yes, यहाँ पे ma'am. देखो ये +4 से +2 जा रहा है, बट दिस प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। यस मैम। तो यानी कि +4 से +2 में नहीं जाना चाहता और ये जाना चाहता है, यानी कि लेड +2 में स्टेबल होना चाहेगा फिर। और Yes, ma'am. मैम ये तो Yes, मैंने बताया। थर्मोडायनेमिक्स का नहीं भी आइडिया था वो वैसे भी बता। मैम वो तो प्रॉपर्टी पता है ना, ये वाली इनर्ट पेयर इफेक्ट। फाइनली खत्म पी ब्लॉक। कंप्लीट लिख देती हूँ, ठीक है। तो यस इतना ही था पी ब्लॉक, ठीक है। मैंने ट्राई किया कि क्लास में याद करवा दूं, बट फिर भी आगे जाके थोड़ा सा रिवाइज आपको अपनी साइड से करना पड़ेगा मेरा बेटा, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है ना, इसमें कुछ कुछ चीजें याद ही रखनी पड़ेंगी आप लोगों को। लाइक SnF4 आयनिक होता है, PbF4 आयनिक होता है, PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये तभी आएंगी चीजें जब आप थोड़ा टाइम बाद इसको रिवाइज करते रहो। बट यस मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अब नहीं रहा ये चैप्टर, तो इसको कभी एक दिन मन करे बैठ के पढ़ भी लोगे तो हो जाएगा, ऐसा चैप्टर है। अब हम फुल एंथुजियाज्म के साथ स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट जीओसी। जीओसी। पहला लेक्चर होगा अपना, नॉर्मल इंट्रोडक्शन होगा पहले, तो तुम्हें बताऊंगी है ना कि क्या बोलते हैं प्राइमरी डिग्री कार्बन, सेकेंडरी डिग्री कार्बन, ये सब क्या होते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेके जाऊंगी। और बेटा तुम्हारा जीओसी ही हो पाएगा 8 फैब तक, क्योंकि ये लगा लो मुझे 12-13 लेक्चर चाहिए होंगे। तो मैं होप कर रही हूँ कि जीओसी बहुत अच्छे से तुम्हें मतलब करा दूं, ऐसा ना हो कि बीच में अधूरा रह जाए। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि इनकम्प्लीट हो सकता है तो मैं एक्स्ट्रा क्लास वहां पे ले लूंगी तुम लोगों की, ठीक है। तो ये ओके मैम। क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे दिए आज मैंने, तो इसको अभी मत करना, आराम से संडे को करना या मंडे ओके को मैम। करना, ठीक है। लेकिन कर लेना, इसको छोड़ना मत, बड़ी मेहनत से ओके क्वेश्चन मैम। ढूंढे जाते हैं, ठीक है। ओके मैम।